हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट दिसंबर 2024 या यूं कहें कि जनवरी 2025 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज जो हमारा चैप्टर रहेगा मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। 7 जुलाई 2024 में जो अभी रिसेंटली आपका सीटेट का पेपर हुआ है, उसमें इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और भी पीछे भी बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन पेपर है 7 जुलाई 2024 का, जिसमें एक तो ये मुगल से रिलेटेड जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, और एक प्रश्न और इसमें पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ये देखिए, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। ठीक है, अकबर लिखें यहाँ पे या मुगल लिखें, एक ही बात है। तो इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे लास्ट में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं। और मनसबदार क्या होता है, जागीरदार क्या होता है, ठीक है, और जात अभिजात, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। और इसमें शहदायात की प्रथा आती है, ज्येष्ठाधिकार की प्रथा आती है, अकबरनामा, आईने अकबरी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो इस तरीके से क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और आइए शुरू करते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, भाई अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इतनी सारी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं, एक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में जहाँ पर लोगों में इतनी विभिन्नताएं हैं, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन काम था। कि भाई अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। वो काम पूरा कर दिया जो अब तक केवल एक छोटी अवधि के लिए, यानी छोटे समय के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया। कब? 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने क्या किया? दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि इन्होंने जो भी शासन प्रशासन तैयार किया, जो भी शासन चलाने के इन्होंने नियम कानून लागू किए, वो राज्य का पतन हो जाने के बाद भी वो टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। यानी कि इनकी ऐसी विचारधारा थी, ऐसे नियम कानून इन्होंने कुछ ऐसे बना दिए कि इनके बाद जो शासक आए उन्होंने भी उस चीज़ को माना, उसको अपनाया, उससे अपने आप को ये अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और आज भी हम उन मुगलों की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके जैसे कि अब लाल किला ही ले लीजिए, ठीक है, ये क्या है? ये मुगल शासकों का निवास स्थान था, दिल्ली का लाल किला, जहाँ से आज भी हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के क्या करते हैं? भाषण देते हैं। ठीक है, आज भी वो चीज़ें प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये लाल किला है। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल आखिर थे कौन? आइए इनकी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा इनको कि आखिर मुगल कौन थे। समझिए, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल जो थे 2 महान शासक वंशों के क्या थे? ये उन्हीं के वंशज थे। अब माता की ओर से माने तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान,
जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ये उसके उत्तराधिकारी थे। और अगर पिता की तरफ से माने तो वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, ये उसके वंशज थे। ठीक है, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, जैसा कि उनकी माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, ये उसके उत्तराधिकारी थे। लेकिन ये अपने आप को ये मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ये जो चंगेज खान है, चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां हैं, या अगर हम बात करें इसके जो पीछे कारनामे रहे, वो ऐसे रहे कि सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया इन्होंने। ठीक है, तो इसको लोग उस तरीके से जानते थे, पहचानते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, तैमूर ये जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, ये उसका वंशज कहलवाने पर गर्व करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। ठीक है, क्यों ज़्यादा ये तैमूर के वंशज ज़्यादा होने पर गर्व करते थे? ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये उसके वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा करके किया कि हमारी देखिए वंश परंपरा ऐसे चली आ रही है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया ताकि लोग जाने कि हाँ, हम इन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, मुगल सैन्य अभियान की बात करते हैं। यहाँ से देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 के बीच, बाबर जो है उसने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, केवल 12 साल का था ये जब इसने फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण जो मंगोल की दूसरी शाखा थी उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली तथा आगरा को अपने कब्जे में इसने कर लिया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, ये आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे मुगल फौज जो है वो अभियान पर है। आगे बढ़ेंगे और इस चित्र को देखिए, चित्र 3 है जो कहता है 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये जो तोप आप देख पा रहे हैं, ये जो गोलाबारी यहाँ से हो रही है, इसका जो प्रयोग है वो 16वीं शताब्दी में पहली बार हुआ था। ठीक है, बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से प्रयोग किया था। ओके, इतनी बात क्लियर हो जाती है। वेरी गुड। यहाँ पे एक मानचित्र दिया है अकबर का शासन 1605, कहाँ कहाँ उसका शासन था, उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक पॉइंट को यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी कि कौन उत्तराधिकारी होगा? ठीक है, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। यानी कि अगर आज जो पिताजी हैं, अगर वो आज राजा हैं, तो उसका राज्य कौन संभालेगा? उसका सबसे बड़ा बेटा उसके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मुगल जो थे वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे कि सबसे बड़ा बेटा ही जो है राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वो मानते थे इसके अपोजिट, इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें होता क्या था, उत्तराधिकार का जो विभाजन है वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ज्येष्ठाधिकार है, दूसरा सहदायाद है। प्रश्न अक्सर पूछता है ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद को जो है सहदायाद से रिलेटेड। इसमें आपको ध्यान रखना है, ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है
वही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। वहीं पर जो शहदायत की प्रथा होती है, इसमें जो भी यानी कि इसमें उत्तराधिकार का जो विभाजन है वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, चाहे 4 पुत्र हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, कितने भी हों, सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाता है। और मुगल इसी में विश्वास भी करते थे, यही अपनाते थे वो, ठीक है, क्योंकि ये तैमूर वंशों की प्रथा थी और मुगल जो है वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाना पसंद भी करते थे। आगे बात करें, अब देखिए मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, यानी कि जाकर के जो है अपने आप को उनके हवाले कर दिया, या कहें उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम आप पे अधीन हो गए। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, यानी कि अगर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुगल घराने में कर दिया है तो अब जिसकी पुत्री थी उसको क्या हुआ, उच्च पद पर उसको बैठा दिया गया या उसको एक अच्छी पोस्ट दे दी गई, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए ये पढ़ लेते हैं, फिर जो ऊपर पॉइंट रह जाएगा इसको पढ़ लेंगे। समझिए पॉइंट को। देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कौन? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया, क्योंकि वो लंबे समय तक उनकी सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे, बराबर अपने हक के लिए लड़ते रहे, अपने वजूद के लिए वो लड़ते रहे, सम्माननीय व्यवहार किया। और वास्तव में जो मतलब आखिरी दम तक लड़ता रहता है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं कि नहीं जीता तो क्या हुआ, लेकिन इसने आखिरी दम तक लड़ा, तो ये व्यवहार किया, उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, उनका वतन जागीर के रूप में वापस दे दिया। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो वतन जागीर है वो किनको वापस दी गई, तो वो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों को वापस दी गई। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी। पराजित भी करो लेकिन अपमानित ना करो, इसके बीच में जो बैलेंस है वो अच्छा, जो समझदार व्यक्ति है, जो माइंडेड आदमी है, वही बना करके रख सकता है इन दो चीज़ों के बीच में संतुलन। आप किसी को हरा भी रहे हो और उसका सम्मान भी बना रहे, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसको एक अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है। और इन दोनों के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, हरा भी रहे थे, उनका सम्मान भी कर रहे थे, परंतु ये जो बैलेंस है वो हमेशा बरकरार रखना बहुत कठिन था। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, देखिए इसको समझिए। कह रहा है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ कहाँ की थी? ये कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी कि वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। चलिए इतना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब मनसबदार और जागीरदार, बहुत बेहतरीन टॉपिक। यहाँ से प्रश्न तो 100% पूछा ही जाता है। मनसबदार और जागीरदार की बात करेंगे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, यानी कि आपका जो साम्राज्य स्थापित किया गया, अब उस साम्राज्य में जो जिन जिन क्षेत्रों को कब्जे में लिया गया उनको अपने में मिलाया गया, तो विभिन्न क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते चले गए। वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। जब आपका क्षेत्र बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा लोग चाहिए उस क्षेत्र को संभालने के लिए, आपको अधिकारी भी चाहिए, अलग अलग पोस्ट पर लोग चाहिए, कोई बड़ी पोस्ट पर है, कोई छोटी पोस्ट पर है, तभी तो आप उस पर पूरा नियंत्रण रख पाएंगे। सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना इन्होंने आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, ठीक है, जिनको इन्होंने प्रशासन में नियुक्त किया। ज़्यादातर सरदार और तुर्की यानी कि तुरानी थे।
लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हुआ करते थे वो मनसबदार कहलाए। थे तो वो नौकर ही, लेकिन वो मनसबदार कहलाए क्योंकि वो अब अलग अलग पोस्ट पर थे। यहाँ पे समझिए पॉइंट को। मनसबदार जो नौकरशाह हैं, इस मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब, मनसब का मतलब होता है कोई पोस्ट, कोई पद, कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई पद मिलता था। ठीक है, किसी पद पर कोई विराजमान हो गया है, कोई उन्हें कोई पोस्ट दे दी गई तो अब वो मनसबदार कहलाएगा। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें 3 श्रेणियां थी, अलग अलग पोस्ट थी तीनों की। ठीक है, किसके पास कितनी संख्या में घोड़े होंगे, फिर उसके बाद किसके पास कितनी संख्या, एक बड़ी सेना, एक छोटी सेना, एक उससे छोटी सेना, इस तरीके से 3 श्रेणियां इसमें बनाई गई थी जिसके जरिए पद, वेतन और सेना का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था। ठीक, जो पहली रैंक पर लोग हैं उनके पास पद क्या होगा, उनका वेतन कितना होगा, उनके पास कितनी सेना का उत्तरदायित्व होगा। फिर जो सेकंड श्रेणी में आते थे उनका पद क्या रहेगा, उनका वेतन क्या रहेगा, उनके पास कितनी सेना का उत्तरदायित्व होगा। फिर जो तीसरी श्रेणी में आते थे उनका पद क्या रहेगा, उनका वेतन क्या रहेगा, उनकी सैन्य उत्तरदायित्व कितना रहेगा। ये अलग अलग प्रकार की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी। फिर उसके हिसाब से जो जिस पोस्ट पर है, जो जिस रैंक पर है, उसके हिसाब से उनको पद, वेतन और सेना का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात का मतलब यहाँ पे आपकी रैंक क्या है, आपके पास घोड़ों की संख्या कितनी है, आपके पास सवार कितने हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको पद दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी कि आप कितनी सेना का उत्तरदायित्व कर रहे हैं, जो है कि कितनी सेना का उत्तरदायित्व आप संभाल रहे हैं। ठीक है, आपके पास कितने घुड़सवार हैं, कितने घोड़े हैं आपके पास, उस हिसाब से जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, जितने ज़्यादा घोड़े होते थे, दरबार में अभिजात, अभिजात का मतलब यहाँ पे अधिकारी से है, दरबार में उस अधिकारी की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी जिसके पास जितने अधिक घोड़े होते थे। यानी कि जितनी आपकी रैंक होगी उतने ही आपके पास घोड़े मिलेंगे आपको और उसका उत्तरदायित्व तो आपको संभालना है। ठीक है, तो ये जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, तुम्हारे पास जितने अधिक घोड़े होंगे, उनकी संख्या जितनी अधिक होगी, तुम्हें उतनी ही प्रतिष्ठा मिलेगी और उतना ही ज़्यादा वेतन भी आपको मिलेगा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, जितनी सेना का उत्तरदायित्व आपको संभालना है, उसी के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, उन सैनिकों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। जब ये इतनी कार्यवाही कर लेते थे फिर उन्हें जो है धन मिलता था जिससे वो सैनिकों को वेतन दे सकें। इतनी बात क्लियर होती है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। ध्यान दीजिए, ये जो मनसबदार होते थे, जो अलग अलग पोस्ट पर होते थे, इन्हें नगद पैसा नहीं दिया जाता था कि हमारा इस महीने का 10,000 बना तो ये 10,000 इन हैंड सैलरी मिल गई, ऐसा नहीं होता था। इनको वो ज़मीन दे दी जाती थी, वो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे टैक्स आ रहा है शासक के पास। ठीक है, मान लीजिए इनकी सैलरी बनी 5,000। ठीक है, अब इन्हें वो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जिस ज़मीन से 5,000 टैक्स आ रहा है या जितना भी आ रहा हो, एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, ओके, तो 5,000 रुपये टैक्स आ रहा है, जिस ज़मीन से 5,000 रुपये टैक्स आ रहा है वो ज़मीन इनको दे दो। अब ये उस ज़मीन से अपनी सैलरी निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली जो ज़मीन होती थी उसके रूप में पाते थे, यानी कि वो ज़मीन ही इसको मिलती थी, इनको भूमि का टुकड़ा ही मिलता था, डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता था। ये उसी से अपना इनको फिर वो टैक्स ही मिल जाता था। ओके, जिसे जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा।
परंतु मनसबदार मुक्तियों से अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जो जागीर आपको दी गई है, जो भूमि का टुकड़ा आपको दिया गया है, वो भूमि आपकी नहीं होगी। केवल आपको वहाँ से जो टैक्स मिलेगा उससे अपनी सैलरी निकालो। ऐसा नहीं कि ज़मीन तुम्हारी हो गई, ठीक है। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित किया करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवा कर रहे होते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, बहुत ध्यान से। किसके पास किस मनसबदार की कितनी सैलरी है, उसको कितनी ज़मीन दी गई है, उसने उस ज़मीन से कितना टैक्स वसूल लिया है, ये सब चीज़ें, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ना कम रहे और ना ज़्यादा रहे, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व जो भी टैक्स मिल रहा है मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। वेतन कितना है? वेतन है 5,000। और अब जो राजस्व मिल रहा है, औरंगजेब के शासनकाल तक स्थिति ये हो गई कि वेतन है 5,000, टैक्स पता लगा मिल रहा है 2,000 उनको, ठीक है। वेतन से बहुत कम मिल रहा है। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई भाई। ज़मीन इतनी थी नहीं जहाँ से टैक्स वसूला जाता हो। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, पता नहीं बेटा बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए जिसको ज़मीन का टुकड़ा मिल गया है, जिसको ज़मीन मिल गई है, उसकी कोशिश यही रहती थी कि जितना वसूल सकते हो उतना वसूल लो। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन चेंजेस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। इतनी बात आपने समझी, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर है, ठीक है। ये रहा, ये होता है मनसबदार। मनसबदार का मतलब ये यहाँ पे ऊंची पोस्ट पे है और इसके पास देखिए घुड़सवार अलग हैं, बाकी सेना अलग है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा घुड़सवार होते थे, जितनी सेना होती थी, उसके हिसाब से ही उसको वेतन मिलता था, उसके हिसाब से ही दरबार में उसकी इज्जत भी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतनी बात हो गई। ये एक जात की श्रेणियाँ यहाँ पे दी गई हैं। कह रहा है कि 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 जात वाले अभिजातों से जो स्थान था वो ऊंचा था। जिसके पास 5,000 घुड़सवार होंगे, उनके पास सैनिक होंगे, उनकी ज़्यादा वैल्यू रहेगी 1,000 वालों से। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो चुकी थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जब्त और जमींदार की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीके की एनसीईआरटी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। जैसे हम चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं। जब्त और जमींदार पढ़िए। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? मुगलों की आमदनी कहाँ से होती थी? किसानों की जो उपज होती थी, जो फसल किसान पैदा कर रहा है, उससे मिलने वाला जो टैक्स था वही उनकी आमदनी थी, ठीक है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। आई बात समझ में? समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, उनको ये जमींदार ही कहते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर के 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया, नकद रूप में टैक्स निश्चित कर दिया। और
प्रत्येक सूबे यानी कि प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रदेश को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए टैक्स दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। राजस्व प्राप्त करने की ये जो व्यवस्था थी उसको जब्त कहा गया। ठीक है, कि भाई किसको कितना टैक्स देना है, कहाँ से कितना टैक्स आएगा, उसकी पूरी एक सूची बनाई गई। प्रत्येक और हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनी। ठीक है, इसको जब्त कहा गया। इतनी बात समझ में आई, जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कहाँ? बंगाल और गुजरात जैसे जो प्रांत थे यहाँ संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। केवल जमींदार किसान इतने शक्तिशाली थे कि अगर जो मुगल प्रशासक है वो अगर उनका शोषण कर रहे हैं तो वो उनसे विद्रोह कर सकते थे। इतनी उनकी क्षमता थी, इतने वो जो है मजबूत थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ, एक ही जाति के जमींदार और जो किसान होते थे वो मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती भी दी। यहाँ पे एक इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को कुछ दे रहा है। नीचे एक व्यक्ति है जो बेचारे दुबले पतले कमजोर व्यक्ति पर डंडा उठाए है, लाठी उठाए है। इसका क्या मतलब है? चित्र यहाँ पे कह रहा है शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहली जो इमेज है, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, यहाँ पे एक भ्रष्ट अफसर है। ठीक है, ये रहा जो रिश्वत ले रहा है इनसे। और दूसरा है एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए कि तुमने टैक्स पे क्यों नहीं किया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी की भी बात कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन क्लास। देखिए जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो सीक्वेंस में चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके सब सामने आ जाएगा। आप वहाँ से अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अकबरनामा और आईने अकबरी की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। हमने जो भी शासन किया है, हमने जो भी युद्ध लड़े हैं, जितने भी अच्छे बुरे काम किए हैं, उनका एक इतिहास लिखो। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, या यूं कहो कि 3 पार्ट में लिखा शुद्ध भाषा में, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। जो पहला पार्ट है उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर की शासनकाल की घटनाओं का विवरण देते। जो सेकंड पार्ट है उसमें अकबर के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी उनका विवरण है, उनका ब्यौरा है। तीसरा पार्ट आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा देखने को मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण इसमें दिया गया है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये अबुल फजल हैं, ये अकबर बैठे हैं और ये इनसे अकबरनामा ले रहे हैं अबुल फजल से। तो अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा? आइए समझते हैं नूरजहां का प्रभाव। देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। किसने? मेहरुन्निसा ने। और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे कि हमने क्या क्या तीर मारे हैं, ये उनके खिताब थे, और दूसरी ओर ये वाक्य था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ।
बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे मोहरें दी गई हैं, ये रही। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, ये रही गोल मोहर, इसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। शाह जहांगीर के प्रताप से जो महारानी थी वो चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। नूरजहां का फरमान जो है वो यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, बस इसके बाद क्लास आपकी एंड हो जाएगी। समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिएगा। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके क्या हुआ, विस्मित रह गए, भौचक्के रह गए। सामाजिक असमानताएं तो साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां की शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार, ऐसे जो सरकारी पदों पर सुशोभित थे, जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का, अपनी इनकम का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगाते थे। उनकी जो इनकम होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा वेतन पर चला जाता था, वस्तुओं पर चला जाता था, जो चीज़ें खरीदी जाती थी, युद्ध के लिए चीज़ें खरीदी जाती थी। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। ठीक है, शिल्पकारों से वैसी चीज़ें खरीद ली गई, किसानों से अन्न वगैरह खरीद लिया गया, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे इसमें निवेश करें। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे या बनने लगे। यानी कि जो मुगल सम्राट की जो सत्ता है, जब वो पतन की ओर बढ़ रही थी, तो यहाँ पे सम्राट के जो सेवक थे, ठीक है, अब वो खुद ही शक्तिशाली केंद्र स्थापित करने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। 18वीं शताब्दी तक कई ऐसे प्रांत थे जो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो यहाँ तक ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों की। चलिए, 7 जुलाई 2024 का प्रश्न लेते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? किन को वतन जागीर दी गई थी? यहाँ पे इसका आंसर हमने आपको बताया था। ये है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। कौन है? सिसोदिया राजपूत, जिनको वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई। जिनकी जो जागीरें थी वो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सिसोदिया राजपूत जो है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा था, देखिएगा, एक और प्रश्न यहाँ पे मुगल राजस्व व्यवस्था से पूछा गया है। नीचे था पेज, क्वेश्चन नंबर शायद 54 नहीं है भाई, एक सेकंड प्लीज़। यहीं पे बस जस्ट यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है राजस्व व्यवस्था को लेकर के। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? जागीर, जब्त, जात या फिर इक्ता? यहाँ पे आंसर दिया हुआ है
प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई जिसे जब्त कहा गया। क्या कहा गया? जब्त। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन जब्त है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा डेफिनेटली 50 से 55 नंबर लाएगा। और जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। प्रश्न पढ़िए, देखिए कहता है कथन ए और बी को पढ़ें, सही विकल्प बताएं। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर दिया गया है, जिसमें जो पहला ऑप्शन था वो कह रहा था कि मनसब जो है वो मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। वेरी गुड, जो ए ऑप्शन है वह राइट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी अभिजात को उतना ही सम्मान मिलता था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो कट जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो ए वाला ऑप्शन है वो तो सही है, बी ऑप्शन कट गया। तो ए सही है, बी गलत है। ए सही परंतु बी गलत। इस तरीके से यह प्रश्न हमारा ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता है निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा कि मुगल साम्राज्य लास्ट में क्या हुआ, बिखर गया। और इसमें सम्राट के जो सेवादार थे, सेवक थे, वही जो है स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। ठीक है, वेरी गुड, ये ऑप्शन ठीक है। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध जैसे प्रांत अभी हमने आपको पढ़ाया, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और ज़्यादा इन्होंने मजबूत कर ली। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण भी जमाया। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन सही है। और जो आर है वो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई धीरे धीरे मुगल साम्राज्य बिखर गया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। और बिखरने के बाद क्या हुआ कि जो सम्राट के सेवक थे वो स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे, जिसमें कुछ नए वंश स्थापित हुए। हैदराबाद, अवध जैसे प्रांत, अपने प्रांतों में अपना इन्होंने नियंत्रण जमाया। तो इस तरीके से ऑप्शन जो बी आर है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का क्या अर्थ है। सहदायाद, दो प्रथाएं मैंने आपको बताई थी, ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है जिसमें जो पुत्र है वो अपने, जो बड़ा बेटा है वो अपने पिता के राज्य का या उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। सहदायाद प्रथा में क्या होता है कि जो भी आपकी यानी कि जो भी पिता का राज्य है उसका बंटवारा सभी पुत्रों में बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद है ना। ज्येष्ठाधिकार क्या होता था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। और सहदायाद क्या होता था, सहदायाद में उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में बराबर बराबर कर दिया जाता था। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के प्रश्न भी हमने आपको पांच प्रश्न हमने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड रोज आपको 3 बजे क्लास मिल जाती है, कल नहीं हो पाई थी, तो अब आगे आपको कंटिन्यू 3 बजे क्लास मिलती रहेगी। और यही वो समय है आपके पास कम समय में, यानी कि अभी आपके पास समय मतलब भर है। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही बेस है, यही आधार है, यही इसी पर सीटेट का सेकंड पेपर आपका बेस है। जिनके पास एसएसटी है, यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो आप 50 से 55 नंबर ला सकते हैं। यदि आप भटक रहे हैं तो फिर भटकते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।